राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारी चर्चा का विषय जो आज है वो भ्रष्टाचार के कारणों को समझना है। एक बात है कि वर्तमान की सरकार 56 इंच का सीना बनाकर, सीना ठोक कर कहती है कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। मैं 1 रुपया भेजता हूँ यहाँ से तो लोगों के खाते में 1 रुपया ही जाता है, 15 पैसे नहीं जाता, 85 पैसे गायब नहीं होता। ये सच भी है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। भ्रष्टाचार अभी भी है। नहीं है तो फिर दिल्ली में उन्हीं की पार्टी, दूसरी पार्टी की जो सरकार थी उसकी किस घोटाले की जांच करवाएगी? अब सरकार बदल गई, चाहे शराब घोटाला कहे या जो भी घोटाला कहे, बिना भ्रष्टाचार के करवाएगी। भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो उसी सरकार के नीचे देश की राजधानी में भ्रष्टाचार यदि है, यदि घोटाले हुए तो भ्रष्टाचार है। कैसे भ्रष्टाचार समाप्त हो गए? भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुई है और समाप्त होगी भी नहीं, अधिक कम होगा। ये नहीं होगा कि भ्रष्टाचार उन्मूलन हो गया, अब कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि अब चोर समाप्त हो गए, धरती पर चोर हैं ही नहीं। ऐसा नहीं होगा कि अब लफंगे गायब हो गए, गधे की सींग की तरह। गधे के सींग की तरह कुछ भी गायब नहीं होगा। भ्रष्टाचार भी होगा, चोरी भी होगी, बदमाशी, लफंगाई जो भी होता है सब कुछ होगा। इसकी मात्रा में अंतर होगा। पहले इतना होता था, अब इतना होता है। अभी इतना होता है, भविष्य में इतना हो सकता है। अब भविष्य में कितना होगा वो बताएगा कि घटा है या बढ़ा है। लेकिन कम करना हो तो कम करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। भ्रष्टाचार को यदि कम करना हो तो कम करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ है, लगता है इसने अपना स्वरूप बदल लिया है। भ्रष्टाचार का स्वरूप परिवर्तन हो गया है। ये अलग अलग रूप में आकर लोगों का धन लूट रहे हैं। लोगों का धन सुरक्षित है ऐसी बात नहीं है। धन लोगों की लूटी जा रही है, लोगों को लूटा जा रहा है। चाहे लूटने वाले डॉक्टर हो या मेडिकल कहें, कोई खास मेडिकल नहीं, मतलब वो संस्थान को ले लीजिए, पूरे तंत्र को, चाहे कानून हो, अब उसमें पुलिस को ले लीजिए, वकील को ले लीजिए, न्यायालय में दौड़ भाग, इस सब को ले लीजिए, पूरे तंत्र को, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो फोन करके अकाउंट से बैलेंस गायब करने वाले हों, डिजिटल अरेस्ट करने, स्वरूप बदला है। लूट नहीं खत्म समाप्त हुई है, लूट हो रही है। NCIB या NICB जो भी हो, बैंक की घटना ताज़ा है। ये अलग बात है कि अब उसमें ऐसा प्रयास किया गया है कि जनता को अल्प से अल्प नुकसान हानि हो, जनता को पैसा मिले, जनता का पैसा सुरक्षित रहे, ऐसा प्रयास हुआ। पहले के समय में ऐसा प्रयास नहीं किया जाता था। जनता अपनी लूट गई, उसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है, आगे बढ़ो और करो। अभी है कि उस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जनता के पैसे को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, दिखने में अभी ऐसा ही लग रहा है कि जनता लूट गई,
इसका रिजल्ट तो आगे पता चलेगा कि जनता का कितना पैसा था और जनता को कितना मिला, लोगों का उस बैंक में कितना पैसा था, मिला या नहीं मिला तो कितना मिला, ये तो आगे पता चलेगा। 6 महीने, एक साल भर बाद पता चलेगा। तो लेकिन लूट तो हो रही है ना, घोटाला तो हुआ, भ्रष्टाचार समाप्त तो नहीं हुआ। 10 वर्ष मोदी सरकार के हो गए, या यूं कहे कि अब 2-4 महीने में 11 वर्ष हो जाएंगे। यदि मोदी सरकार 11 वर्षों में भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर पाई है तो और कितने वर्ष चाहिए? क्या 100 वर्ष चाहिए? 100 वर्ष तब जाकर करें। भ्रष्टाचार समाप्त होगा ही नहीं, सब कुछ रहेगा। घटना बढ़ना एक है, वो चलता रहता है। कभी सत्य तराजू पर है, कभी सत्य का पलड़ा भारी, कभी असत्य का पलड़ा भारी। कभी देवता जीत जाते हैं, असुरों को पीट कर भगा देते हैं, कभी असुर बढ़ जाते हैं और देवता को, स्वर्ग से भी, इंद्र को भी पीट कर भगा देते हैं। सब कुछ रहेगा, सत्य भी रहेगा, असत्य भी रहेगा। पलड़ा भारी होता है, कभी इसका पलड़ा भारी तो कभी इसका पलड़ा भारी। जब इसका पलड़ा भारी होता है तो यह गलतियां करने लगता है। दोनों पक्ष को ले लीजिए, दोनों पक्ष है, दोनों पक्ष को समझिए। जब इसका पलड़ा भारी होगा, इंद्र मान लीजिए, धर्म मान लीजिए, ये इंद्र सुख में लिप्त हो जाता है और छीन पड़ने लगता है, देवता लोग कमजोर होने लगते हैं। ये असुरगण उस समय प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं और फिर इसको जाकर अपना पलड़ा भारी करके इसको भगा देते हैं। फिर ये इंद्र तपस्या करता है, भगवान की शरण में जाता है और भगवान इसके पक्ष में आते हैं इसका कष्ट दूर करने के लिए, और फिर इसको ऊपर कर देते हैं, फिर इसको स्वर्ग में स्थापित कर देते हैं। यही चलते रहता है। तो सत्य असत्य, सत्य असत्य, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, ये पलड़ा है दोनों का, दोनों अपना चलता रहता है। यदि इंद्र उस समय जब अपनी गद्दी पर बैठा हो, उस समय सतर्क रहे, उस समय सुख में, भोग में लिप्त ना हो जाए, उसी समय प्रयास करता रहे कि हमारी गद्दी को फिर से छीनने के लिए, हमारे पलड़ा को डाउन करने के लिए नहीं आए, उसी समय प्रयास करता रहे तो अधिक समय तक रहेगा। ये बढ़ेगा ही नहीं। भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो इसी दिशा में, इसी प्रकार से, जैसे कुछ वर्षों तक, या ऐसा कहें कि 1 दशक पहले तक भ्रष्टाचार पूछो मत कितना था, कितना होता था। अभी उसकी तुलना में बड़े बड़े भ्रष्टाचार ऊपर के नेता लोग ही करते थे। 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, पूछिए मत। वो भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। बड़े बड़े भ्रष्टाचार वही थे। यद्यपि उसका भी प्रभाव सामान्य लोगों पर पड़ता था, लेकिन प्रत्यक्षतः सामान्य लोग जिससे प्रभावित होते हैं वो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ है। ये चलिए इधर इसको छोड़िए, कैसे इसको और इस पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है, भ्रष्टाचार के मुख्य कारण क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। और इसको 2 बिंदुओं में समझेंगे, 2 प्रकार से समझेंगे। एक है कि आप धर्म से जैसे अलग होंगे वैसे ही भ्रष्टाचार, लूट, अपराध सब कुछ बढ़ेगा। एक पलड़ा यह है, एक पलड़ा है कि आप यदि, क्या है, अधर्म, भ्रष्टाचार क्या है, अधर्म है, पाप है।
लूट क्या है? पाप है। बलात्कार क्या है? पाप है। चोरी क्या है? पाप है। पाप का पलड़ा भारी, पाप का पलड़ा ऊपर उठ रहा है, बढ़ रहा है, नीचे नीचे पलड़ा यहाँ पर नीचे आएगा और ऊपर, तो पाप बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि धर्म घट रहा है। धर्म घट रहा है। धर्म क्यों घट रहा है? तो धर्म का त्याग कर रहे हैं। धर्म निरपेक्ष क्या मतलब है? धर्म निरपेक्ष का क्या मतलब है? धर्म निरपेक्ष का मतलब बस इतना ही है कि धर्म का त्याग कर रहा हूं, और कोई मतलब धर्म की अपेक्षा नहीं रखता हूं। मान लिया जाए मैं कहूं कि मैं धर्म निरपेक्ष हो गया हूं, तो इसका तात्पर्य यह नहीं होगा कि अनेकों धर्म है, और मैं किसी में भेदभाव नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि मैंने अपने धर्म का त्याग कर दिया। मुझे अपने धर्म की अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा नहीं है सिद्ध करने के लिए हमको उपेक्षा भी करनी होगी। धर्म निरपेक्षता का जो भारत में स्वरूप देखा जा रहा है वो यही रहा है अभी तक, कि धर्म की अपेक्षा मत छोड़ो, धर्म की उपेक्षा भी करो। कुंभ में ही देख लीजिए, जितने भी सेकुलर हैं, जो स्वघोषित धर्मनिरपेक्ष हैं, वो उपेक्षा कुंभ के प्रति न जाने क्या क्या वक्तव्य देते रहे हैं। तो छोड़ दीजिए, उसको चर्चा नहीं करनी है, क्या करें। धर्म का त्याग करने से पाप की वृद्धि हो रही है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना है, अपराधों को नियंत्रित करना है, देश में सुख शांति समृद्धि चाहिए, तो पाप को कम करो, धर्म की वृद्धि करो। धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकते हो। धर्म निरपेक्ष मतलब धर्म की उपेक्षा करके पाप की वृद्धि करोगे तो क्या, तो बढ़ता जाएगा, बढ़ता रहेगा। एक बिंदु यह है कि धर्म को साथ लेकर चलो, धर्म के साथ चलो, धर्म के प्रति लोगों में आस्था उत्पन्न करो। धर्म ही बताता है कि यह पाप है, यह मत करो। यदि उसको तुम धर्म का ही ज्ञान नहीं दोगे, धर्म की ही उपेक्षा करने की सीख दोगे, तो उसको बताएगा कौन कि यह पाप है, यह मत करो? वह पाप भी करेगा। अब दूसरे प्रकार से सोचते हैं। दूसरा प्रकार जो है, दूसरा बिंदु जो है, वह है एक व्यावहारिक। ये तो था आध्यात्मिक पक्ष। व्यावहारिक पक्ष में आकर देखते हैं। व्यावहारिक पक्ष में अभी मध्यम वर्ग के परिवार वाले भी अपने बच्चों की दीक्षा को नहीं रहते हैं, शिक्षा मात्र लेते हैं। और शिक्षा भी क्या कहें, प्रशिक्षण। लाखों लाख करोड़ तक भी खर्च करने पड़ते हैं पढ़ाई में लाखों लाख जमीन बेचना पड़ता है लोगों को, जेवर बेचने पड़ते हैं, जमीन बेचना पड़ता है, गहने बेचने पड़ते हैं पढ़ाई में। अब मान लिया जाए किसी की पढ़ाई में 1 करोड़ खर्च हुआ है। सोचिए, समझिए, किसी की पढ़ाई में यदि 1 करोड़ लगा, अब उसको कितना मिलना चाहिए, उसकी आय कितनी हो कि उसको लाभ लगे। यदि उसको 1 लाख की नौकरी भी लग जाएगी तो क्या वो लाभ में रहेगा? जिसकी पढ़ाई में 1 करोड़ खर्च हुआ है, उसके लिए 1 लाख की नौकरी भी हानि वाली व्यवस्था है। पढ़ाई पर 1 करोड़ क्यों खर्च करवाया? जिसको 25 लाख खर्च हुआ है, उसके लिए 1 लाख की नौकरी
जिसको चलेबुल कहा जाता है, चलेगा, दौड़ेगा नहीं, चलेगा 20-25 लाख वाले तक के लिए अधिकतम। यदि उसको भी, यदि वह भी बिजनेस करे तो उसको बिजनेस में भी सोच के देखिए, 1 करोड़ मान लिया जाए पढ़ाई में खर्च हुआ, तो 1 करोड़ यदि वह 10 वर्ष जैसे उसको पढ़ने में लगा, 15 वर्ष से 25 वर्ष मैट्रिक के बाद ही अधिक खर्च होता है। मैट्रिक में कम, मैट्रिक तक कम ही होता है, लेकिन अब तो वो भी नहीं है, 1 करोड़ होगा बचपन से ही। वो तो अब कॉन्वेंट शुरू से ही चलता है ना, वहीं से लूट हो रही है। यदि उसके शिक्षा पर यह व्यय नहीं होता, 15 वर्ष में वह उसी 1 करोड़ से कुछ करने लगता, मान लिया जाए 30 वर्ष में उसको कोई नौकरी लगती है, कुछ भी लगता है, 30वें वर्ष जाकर, 30वें वर्ष में उसका 1 करोड़ कितना होता? 30वें वर्ष में उसका वह 1 करोड़ सरकारी बैंकों के हिसाब से भी 2.5 करोड़ 3 करोड़ के आसपास रहता। अब इसका इंटरेस्ट जोड़िए, 30 वर्ष में नौकरी लगी, अब 2.5 करोड़ 2 करोड़ का इंटरेस्ट जोड़िए, कितना होना चाहिए महीना का? कितना होना चाहिए न्यूनतम? यदि उससे बिजनेस करेगा तो अलग बात है, न्यूनतम भी 7% वार्षिक तो बैंक में भी, डाकघर में भी मिलेगा ही। तो 14 लाख न्यूनतम उसका हो रहा है, 14 लाख 15 लाख वार्षिक उसका न्यूनतम हो रहा है। 1 लाख से तो अधिक महीना का उसका वही होता, 1 लाख से अधिक महीना उसका वो जो निवेश हुआ है, पढ़ाई में जो खर्च हुआ है, उसी से आता। उसको नौकरी करने की आवश्यकता क्या थी? उसको कुछ नहीं करना था, बस अपना पैसा बैंक में रखना था। यदि वो सूद पर भी, इंटरेस्ट पर भी लगाता तो भी अधिक होता, तो भी और अधिक होता, बहुत अधिक होता, क्योंकि वो बैंक का हमने विचार किया है। यदि बिजनेस करता तब तो वैसे बिजनेस में डूब भी सकता है। सोचिए कहाँ उसको अधिकतम कितना मिलेगा? मान लिया जाए, हम मान लेते हैं 1 करोड़ पढ़ाई में खर्च हुआ जिसका, उसको अधिकतम कितने की नौकरी मिलेगी? सोच के देखिए, 2 लाख की भी नौकरी उसको यदि लगी है तो भी वह घाटे में है। यदि वह डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बनने के लिए उसको 1 करोड़ खर्च हुआ, अब उसको हॉस्पिटल बनाने के लिए भी तो चाहिए या नहीं चाहिए? नौकरी पर रखेगा तो क्या नौकरी पर कितना मिलेगा? कितना कमाएगा? क्या करे वो करे तो करे क्या? घाटे में रहे, पढ़ाई बंद करे, क्या करे? बिजनेस करना शुरू करे, पहले से ही पढ़ना छोड़ दे, करे तो क्या करे? यदि पढ़ लिया है, डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर बन गया है, खर्च कर लिया है, तो अब वो कहाँ से निकालेगा? उसने अपना उसके जो ज़मीनें थी, ज़मीनें बिक गई पढ़ने में, अब उसको चाहिए या नहीं चाहिए? समस्या क्या है? समस्या शिक्षा व्यवस्था है। वो भ्रष्टाचार करेगा ही करेगा, बिना भ्रष्टाचार किए वो घाटे में है। जब तक वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा तब तक वह घाटे में है। समझने की इसको, ये तो जोड़ने घटाने का विषय है, जोड़ का गणित का विषय है। गणित करके देख लो कि इसमें वो क्या करना पड़ेगा उसको। यदि किसी को 20 लाख ही खर्च करना पढ़ाई में खर्च हुआ है, बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं किया, तो 20 लाख खर्च पढ़ाई में यदि हुई है और उसको यदि आप 25,000 की 30,000 की नौकरी देते हैं तो वो कहाँ? घाटे में है, वह घाटे में है।
पढ़ने में जो उसको 20-25 लाख खर्च हुआ है, वो 20-25 लाख उसका 30वें वर्ष में 50 लाख से अधिक होता। 30वें वर्ष में वो 50 लाख से अधिक होता। 50 लाख से अधिक होता है, इसका मतलब उसका कितना, बैंक कितना देती उसको, 50 लाख के लिए बैंक उसको कितना देती, जोड़ के देखिए। उसको आप जितना दे रहे हैं वो तो घाटे में है, बिना कुछ किए, बैंक बिना कुछ किए देती ना। आप उससे उसका परिश्रम भी ले रहे हैं ना, समय भी ले रहे हैं ना। वह घाटे में है तो क्या करेगा, तो क्या करें, उसकी बढ़ाएं सैलरी, यह समाधान है? नहीं, यह समाधान नहीं है। उसकी सैलरी बढ़ाएं, यह समाधान नहीं है। और यदि ऐसा ही चलेगा तो आप निःशुल्क शिक्षा का अधिकार क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? शिक्षा में यह खर्च क्यों हो रहा है, समस्या ये है। शिक्षा पढ़ने लिखने में इतना खर्च क्यों हो रहा है? अब तो लोगों को विदेश में पढ़ने जाओ, विदेश, ये तो एक मतलब कल्चर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, संस्कृति का अंग बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि विदेश में पढ़ने जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, इतना खर्च करो। एक खेत बेचने की, घर बेचकर, गहने बेचकर पढ़ने की संस्कृति बनाई जा रही है। आप बेच कर पढ़ो। ये निवेश है। यदि आप इसी तरह से करते रहेंगे तो ये निवेश है। ये निवेश होगा तो इस निवेश का भी उसको रिटर्न चाहिए, जिसको रिटर्न कहा जाता है। निवेश का रिटर्न चाहिए अथवा नहीं चाहिए। यदि आप निवेश लोगे तो निवेश का रिटर्न भी आपको देना होगा। नहीं, कैसे दोगे? नहीं दोगे तो भ्रष्टाचार होगा। भ्रष्टाचार को रोकना है तो ये निवेश जो करवाया जा रहा है पढ़ने लिखने के नाम पर, इस निवेश को रोकना होगा। जिसके पास अथाह संपत्ति है, अथाह धन है, उसके लिए अलग व्यवस्था करो, लेकिन जिसके पास जो निःशुल्क ही शिक्षा लेना चाहता है उसके लिए भी वैसी ही व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए भी उतनी ही उत्तम शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि वह भी कहीं पर उससे कम ना दिखे, न तो बोलने में लगे कि यह इस स्कूल का है, यह इस स्कूल का है, यह यहाँ का प्रोडक्ट है, ये फलाने यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है, ये फलाने यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट बना रहे हो, ये प्रोडक्ट बनाना बंद करो। शिक्षा में जो निवेश करना पर, और उस वर्ग को बिजनेस के लिए सुरक्षित रख दो। तुम बिजनेस करो, तुम नौकरी नहीं कर सकते हो, तुमको हम नौकरी में दे देंगे। नौकरी मतलब सरकारी के विभिन्न विभागों में जन सेवा करना, तो तुम भ्रष्टाचार करोगे ही करोगे, क्योंकि तुमको हम जो देंगे, जिसको दरमाहा कहते हैं, मासिक कहते हैं, और भी जो कहें पेमेंट, सैलरी, वो तुम्हारे अनुकूल नहीं होगी। तुम भ्रष्टाचार करने के लिए ही नौकरी चाह रहे हो, तुमको नौकरी हम देंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। उसको तुम बिजनेस ही करो, तुम्हारी क्षमता जो है वो बिजनेस करने वाली है, व्यापार करो, तुम्हारे पास सामर्थ्य है, तुम नौकरी मत ढूंढो। सोचिए ना, ये जो अवैध प्रवासी अमेरिका से वापस भेजे जा रहे हैं, सब कह रहा है कि भाई 50 लाख, 40 लाख, 50 लाख, मतलब अपराध करने के लिए, वहाँ जाने के लिए 50 लाख खर्च कर दिया। 50 लाख में तो यहाँ के लोग बड़ा व्यापार कर लेते हैं। ये कैसे मूर्ख थे जो 50 लाख वहाँ पर खर्च करके गए, 50 लाख खर्च करके वहाँ अवैध रूप से गए। ये कैसे लोग थे? ये तो एक तंत्र है जो लूट रहा है, ये लुटेरी तंत्र है जो लूट रहा है। भ्रमित करके उसका धन लूट लिया, जो जाने वाले थे उसको भ्रमित किया, माया जाल रच कर, और उससे 50 लाख लूट लिया। और क्या है इसमें? यही तो है, यही तो किया गया है।
अब वही लोग फिर रो भी रहे हैं। जिसने लूटा है वही कह रहा है, जिसने लूटा था वही अब परेशान है कि भाई हमसे कहीं डिमांड ना कर दे, हमसे कहीं लाओ मेरा 50 लाख। वही लोग अब परेशान भी हो रहा है। इस 50 लाख 40 लाख देकर खर्च करके गया था, 40-50 लाख मीडिया वाले ने भी तो दबाया है, आज तक नहीं बोला था ना। मीडिया को पता नहीं थी क्या? ये भी खाकर चुप रही ना, बिना खाए चुप रही थी, तो सब चिल्ला रहे हैं। ये वो जो गया है वो 50 लाख यहाँ पर कुछ और भी कर सकता था। अब उसके पास कुछ करने की क्षमता नहीं थी, तभी तो वह बेच कर वहाँ गया। करने की क्षमता होती तो 50 लाख खर्च करके अवैध रूप से वहाँ नहीं जाता। और 50 लाख उसके पास आया कहाँ से? यदि उसकी क्षमता 50 लाख करोड़ देने की थी तो वह गरीब कैसे था बताइए? उसको नौकरी की आवश्यकता कहाँ थी? उसको नौकरी की आवश्यकता कहाँ थी? वो तो नौकरी देने वाला था। कहीं न कहीं उसके अंदर कमी थी, और कमी थी या नहीं, इतनी कमी तो अवश्य थी कि उसको भ्रमित लोगों ने कर दिया। इस कमी को तो कोई नकार नहीं सकता है कि लोगों ने उसको भ्रमित कर दिया। यहाँ पर देखिए, बिजनेस करने वाला 1-2 लाख से बिजनेस कर रहा है और ये 50 लाख वाला बिजनेस नहीं कर सकता था। उसको नौकरी चाहिए थी, ये तो भ्रमित कर दिया गया था। तो ये चर्चा बीच में विषयांतर हो गए। यहाँ पर विषय यह है कि चाहिए रिटर्न। जो निवेश किया गया है शिक्षा में, यदि निवेश आप कराओगे, ये तंत्र के लिए है, सरकार के लिए है कि पढ़ाई लिखाई में निवेश कराना बंद करो, और निवेश कराओ तो मात्र उन लोगों से कराओ जिसको लोन लेने की आवश्यकता नहीं है, जिसके पास स्वयं की क्षमता है। वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपना अलग यूनिवर्सिटी में पढ़े, अलग स्कूल में पढ़े, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, कि सामान्य लोगों के बीच में उसके बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे। सबके सुरक्षा की विशेष व्यवस्था नहीं की जा सकती है। जो लोग धनाढ्य हैं उनके बच्चे की सुरक्षा की व्यवस्था विशेष रूप से करनी होगी। तो उन लोगों के बच्चे एक जगह पढ़ें, वो अपना सुरक्षा समझकर धन व्यय करें। उनका धन निवेश जो होगा वो सुरक्षा के नाम पर होगा। उनका जो निवेश होगा वो सुरक्षा के नाम पर होगा, और स्कूलों को गाइडलाइन दिया जाए कि तुम सुरक्षा के नाम पर लोगे, सुरक्षा के नाम पर लो। और जिसको जो सुरक्षा के नाम पर नहीं दे रहा है, नहीं दे सकता है, उसके लिए सामान्य अलग स्कूल है, यूनिवर्सिटी। पढ़ाई एक होगी, दोनों के विद्यार्थी के। ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ का प्रोडक्ट है, ये यहाँ का प्रोडक्ट है तो ये श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट होने से वो व्यक्ति की क्षमता होती है। दोनों को देना एक है, जैसे सूर्य एक जैसा किरण सबके ऊपर देता है। अब उसी किरण से कोई वृक्ष फलता फूलता है और कोई वृक्ष सूख जाता है, तो ये तो उसकी अपनी क्षमता होती है, उसके अनुसार होगा। लेकिन सूर्य अपना किरण देने में अंतर नहीं करता है कि किसी को अधिक देता है, किसी को कम देता है। उसी तरह से शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि किसी के लिए अंतर नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव होगा तो क्या होगा? भेदभाव होगा तो यह होगा कि जो धनाढ्य वर्ग है उसके सुरक्षा की उसकी आवश्यकता है, सुरक्षा, और सुरक्षा के कारण उसको धन व्यय करना होगा। वो जो निवेश, वो निवेश नहीं करेगा, वो सुरक्षा के लिए व्यय करेगा। समझ रहे हैं बात? सुरक्षा के लिए व्यय करेगा। और जिसको सामान्य, चाहे गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, इनको सुरक्षा की उतनी आवश्यकता ही नहीं है। और यदि आवश्यकता हो भी जाए सबको, तो सबको सुरक्षा दी नहीं जा सकती है। इनको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इनसे सुरक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। समझ रहे हैं बात? शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है।
पढ़ाई लिखाई के नाम पर निवेश कराना बंद कीजिए, ये सबसे पहला काम होगा। और इसको जब करेंगे तभी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकते हैं। यदि इसको आप नहीं करते हैं तो भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं। मान लिया जाए एक डॉक्टर को पढ़ने में 50 लाख खर्च हो गया, हॉस्पिटल बनाने में 2 करोड़ खर्च हो गया, तो वो लूटेगा नहीं तो क्या करेगा? वो उसको आप भ्रष्टाचार का भी नहीं पाएंगे, वो लूट रहा है, लेकिन आप भ्रष्टाचार भी उसको नहीं कर सकते, स्वरूप बदल गया। फिर मिलेंगे, नहीं समझ में आ गई सर? तो आ गई। ये तो सरकारों को समझने की बात है, और सरकारों तक भी बात जाएगी। यदि लोग समझ जाए, लोग डिमांड करें, तो सरकार भी करेगी, सरकार तक भी बात जाएगी, लोग चाहे तब। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।